चलते हैं अपने सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा है औसत विकास दर सर्वाधिक किस में रहा है, तो वो था आपका 8वां पंचवर्षीय योजना। कितना? 8वां पंचवर्षीय योजना, जिसमें विकास दर था 6.8% जीडीपी। विकास दर यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और वो था कितना? 6.8 अभी तक का, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा कौन सी है, वो है थेलु बोम्ब लता, किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका थिएटर है थेलु बोम्ब लता, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति, देखिए इस समिति को याद रखेंगे आप, तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्न में से किससे था। तो याद रखिएगा, जो आपका ये जो फंडामेंटल राइट आया है 6 से 14 साल, शिक्षा का अधिकार जिसको हम कह लें, ये अधिकार दिलाने के लिए एक समिति बनी थी, उसी समिति का नाम है तापस मजूमदार समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था शामिल करना, जो आपका आर्टिकल 21 है ना, ए है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11वां पॉइंट है, वो क्या है, इसी से रिलेटेड है। चलें आगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, जो लोग इसको रिकॉर्डेड वर्जन में बाद में देखते हैं, 8 बजे सुबह के बाद देखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। आपके आंसर्स और आपकी जो रीडिंग कैपेबिलिटी है वो एकदम 8 बजे से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है आपका, 8 बजे से चलिए, और लाइव चैट में आंसर देते जाइए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी आगे होगा, मॉरल हाई होगा, और आप बाकी बच्चों से कंपेयर कर पाएंगे कि आपको कितना याद है। साथ ही साथ रीडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीडिंग कैपेबिलिटी, कि आप कितना क्विक पढ़ के और आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि मॉर्निंग 8 o'clock शार्प 8 से आपका ये क्लास स्टार्ट हो जाता है, आप इसमें रेगुलर रहिए, और धीरे धीरे देखिए आपका क्या होगा, आपकी रीडिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी और नॉलेज भी बढ़ेगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मंगल पांडे राज्य किस राज्य से थे। तो याद रखिएगा, मंगल पांडे की बात करें तो वो किस राज्य से थे, आपके यूपी से थे। कहाँ थे? यूपी। आपको पता होगा मंगल पांडे क्यों फेमस है, तो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था, प्रथम विद्रोह, वो इन्होंने ही किया था। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटेन का पीएम कौन थे, कौन? ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो याद रखिएगा, पीएम पी से शुरू होता है, तो आंसर भी पाल्मस्टर्न है। क्या है? पाल्मस्टर्न, ये उस टाइम ब्रिटेन के पीएम थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा इस ऑप्शन में क्वेश्चन क्या है, ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है 1973 से। कब हुई है? 1973 से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किस महापुरुष का जन्मदिन है। तो वापस से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, 1 या 2 से पहले मैंने बताया था कि 2 अक्टूबर को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी 2 ही अक्टूबर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बद्रीनाथ स्थित है। तो पूछ रहा है आपसे, बद्रीनाथ निम्न में से किस एक स्थान पे स्थित है। तो ऑप्शन है आपके पास अलकनंदा, सतलज, साबरमती और यमुना। तो आंसर क्या होगा, अलकनंदा में बद्रीनाथ स्थित है। चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न जब भी अनाउंस होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कब होता है। तो याद रखिएगा, रिपब्लिक डे के दिन होता है, और देते कौन है, राष्ट्रपति देते हैं। तो आंसर क्या होगा, रिपब्लिक डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को जनरली भारत रत्न आपका दिया जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनेस्को में सी का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा, यूनेस्को में सी का अर्थ ऑप्शन में कल्चरल, चिल्ड्रन, कंट्री और कैट। तो देखिए, ये दोनों तो नहीं होने वाला है, चिल्ड्रन भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, कल्चरल होगा। तो अब बात करें कि इसको जानने के लिए क्या करना होगा, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जानना पड़ेगा। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये है आपका एजुकेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल। ठीक है, एस से क्या होगा आपका, साइंटिफिक, साइंटिफिक। ठीक है, ये ई है आपका साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, CUL है ना, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर सी का क्या होगा, आपका कल्चर होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नोवाक जोकोविक एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है। तो याद रखिए, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा बार पुरुष में एकल जो ग्रैंड स्लैम खिताब है वो इन्होंने ही जीता है, टोटल 24 टाइम्स जीता है। कितने टाइम, 24 बार जीता है इन्होंने ग्रैंड स्लैम पुरस्कार। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि सर्बिया का अगर पूछ दे राजधानी तो क्या होगा। याद रखिएगा, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। क्या है, BELGRADE। क्या हो गया, बेलग्रेड जो है वो सर्बिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता क्या है। तो याद रखिए, अगर सपोज 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं किसी इलेक्शंस में, हालांकि होते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग 5 को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बाकी सबको मिल रहा है 19% की बात मैं कर रहा हूँ कि टोटल वोट का 19% यानी 19% 4 लोगों को मिला है, और 1 लोगों को 24% मिला है। तो देखिए, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो डेमोक्रेसी का ये एक गलत रूल भी है कि बंदा ये 24% वाला जीत जाता है इलेक्शन, है ना। ये 24% वाला इलेक्शन जीत जाता है, ये जिस मेथड से जीतता है उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि रेस में जो सबसे आगे है।
ठीक है। तो रेस में सबसे आगे 24% वाला है। लेकिन डेमोक्रेसी का एक नेगेटिव पक्ष दिखाया जाता है कि 76% लोग, जो ये बंदा जीता है इसको 76% लोग पसंद नहीं करते थे, बट फिर भी ये जीत रहा है क्योंकि इसने मेजोरिटी प्राप्त किया है। तो ये जो आपका फर्स्ट पास द पोस्ट था, आई होप तो समझ गए होंगे। ये प्रणाली किस देश से आया है? ब्रिटेन से लिया हम लोगों ने। किस देश से? ब्रिटेन से लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। अच्छा बात समझिए, कार्टाजेना क्या है? आपका एक जगह का नाम है। और ये प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये जैव विविधता से संबंधित है। किससे? जैव विविधता से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो याद रखिएगा, प्रेजेंट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। किसके पास है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो देखिए, जब बात कर रहे हैं सामुदायिक विकास का तो आंसर होगा क्या? ऑप्शन देख लेते हैं, एसकेडी, बी आर मेहता, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे आंसर कौन होंगे? एसकेडी। अच्छा, एसकेडी का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म है सुरेंद्र कुमार डे। क्या नाम है इनका? सुरेंद्र कुमार डे, ठीक है। और लगभग 1952 में इन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट कराया था, जो भारत में सामुदायिक विकास जो आपका कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। चलें आगे। तो ये एसकेडी का क्या फुल फॉर्म था? सुरेंद्र कुमार डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार बजट 2023-24 कितना का है? यानी आपसे पूछ रहा है कितने करोड़ का है बिहार का बजट इस बार का। तो याद रखिएगा बिहार का बजट इस बार कितना है? 2,61,885.40 करोड़। 1 करोड़ लगा हुआ, यानी कि ये 2 लाख, मतलब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का आप कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 2.5 लाख करोड़ ये भी है तो इसको गलत कर लेंगे आप। आपका 2,61,885 करोड़ का टारगेट है इस बार, मतलब बजट है बिहार का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 2073वें और 74वें संशोधन जब हुए उस समय भारत के पीएम कौन थे? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जिस समय 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए ऑप्शन में इंदिरा गांधी नहीं होगा क्योंकि 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। राजीव गांधी भी नहीं होंगे। वीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव में फाइट होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। बट आंसर क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल कब तक था? तो 1991 से लेकर 1996 तक था। कब था? 1991 से 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? यानी कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन क्या क्या है? प्रणीता, पूर्णा, घाट प्रभा और मंजीरा। तो याद रखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रभा है। कौन है? घाट प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो याद रखेंगे, जो आपका वर्ल्ड अफेयर की बात कर लें, वर्ल्ड मैप की बात कर लें, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज। कहाँ? अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ये दोनों जगह आपका T20 वर्ल्ड कप 24 होने वाला है। तो दोनों का आपका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, चलें। जब हम बात कर लें अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की तो याद रखिएगा वेस्ट इंडीज़ ये आपका, जैसे सपोज दैट ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये इस्थमस से जुड़ा हुआ है, पनामा से जुड़ा हुआ है। ये आपका साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर कुछ आइलैंड है जिस आइलैंड को हम लोग वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ दोनों मिलकर 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अच्छा, जब T20 वर्ल्ड कप की बात हुई तो हम लोग 50-50 वर्ल्ड कप की भी बात कर लेते हैं। तो 50-50 वर्ल्ड कप जो 2023 का है, याद रखिएगा वो कहाँ हो रहा है? अभी इंडिया में हो रहा है। फिर जब 2027 की बात करेंगे तो 2027 का 50 वर्ल्ड कप, मैं T20 नहीं 50 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। 2027 का 50 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होने वाला है। कहाँ? साउथ अफ्रीका। और साथ में 2 और कंट्री हैं, ठीक है। और अगेन 2031, क्योंकि हर 4 साल पे वर्ल्ड कप होता है, 2031 का वर्ल्ड कप अगेन फिर से इंडिया और बांग्लादेश में होगा। कहाँ होगा? इंडिया और बांग्लादेश में होगा। इसका भी आपका निर्धारण हो चुका है। तो ये 3 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, वो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये भी आपके करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं आपके? वो बने हैं आर वेंकट रमनी। कौन बने हैं? आर वेंकट रमनी। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रिवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ईस्ट फ्रीडम है ना, पूर्वी आज़ादी, पूर्वी देश जो इंडिया है उसकी आज़ादी से रिलेटेड है। तो ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? ये बुक लिखा गया है संजीव सान्याल द्वारा। किसके द्वारा? संजीव सान्याल द्वारा। अच्छा, ऑप्शन में शशि थरूर है। जहाँ भी शशि थरूर होता है थोड़ा सा हम रुकते हैं और सोचते हैं कि कहीं इन्हीं का तो नहीं लिखा हुआ है। तो इन्होंने रिसेंट में बुक लिखा है अम्बेडकर। किन पे लिखा है? अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर अ लाइफ। तो ये बुक इनके द्वारा लिखा गया है, अम्बेडकर अ लाइफ, शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अंजेला मार्केल थी जो अब हट गई। लगातार इन्होंने 16 साल राज किया चांसलर बनके। अभी कौन है? ओलाफ स्कोल्ज हैं। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के नए चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो याद रखिएगा विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें, ऑप्शन क्या क्या है? अमेरिका, रूस, चीन और भारत। तो आंसर होगा अमेरिका। फर्स्ट पोजीशन पे है विश्व में रेल का सर्वाधिक विस्तार। और सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना है। सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया है? देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हमेशा इस क्वेश्चन के बारे में बताया और ये प्रीवियसली बताया हुआ क्वेश्चन है। कहने का मतलब आप अगर रेगुलर फॉलो करेंगे तो आउट ऑफ 75 क्वेश्चन 40 to 50 क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका 1999। जेपी को 1999 में आपका भारत रत्न दिया गया है। तो जब जेपी की बात आई तो मुझे थोड़ा सा याद आया लता दी का, है ना। तो लता मंगेशकर को
कब मिला है भारत रत्न? तो मिला है 2001 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? वंस मोर, आप अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से दीजिए, लाइव चैट में, जो अभी करंट में वो वीडियो देख रहे हैं। 21 जून, 21 मार्च, सॉरी 22 जून, 21 मार्च, 21 जून और 22 सितंबर। तो वेरी गुड, इसका आंसर आपका क्या है? 21 जून। जब हम लोग वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं तभी जाकर हम लोग का जो सबसे बड़ा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो देखिए, जब बात कर रहे हैं आत्मनियंत्रण का मतलब होगा खुद पे कंट्रोल करना, है ना, खुद के विचारों पे कंट्रोल करना। और ये कौन सा आपका शिलालेख है? पहला, 11वां, छठा और 14वां। तो याद रखिएगा 14वां बता रहा है कि टोटल अभिषेक जो अशोक के शिलालेख है वो टोटल कितने हैं? मेजर शिलालेख 14 है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? छठा होगा। क्या होगा? छठा। तो अब लोग बात कर लेते हैं 2-3 शिलालेखों के बारे में। देखिए, पहला जो शिलालेख मिला है उससे मिला है पशु जो आपका बलि दिया जाता है, पशु बलि, उसकी निंदा की गई है। क्या की गई है? निंदा की गई है। मतलब बोला गया है कि पशु बलि हम लोग को नहीं देना चाहिए। ये पहले शिलालेख से मिला है, ठीक है। और दूसरे से मिला है मानव और पशु के लिए अस्पताल का जिक्र हुआ है, और उस समय अस्पताल में लिखकर क्या लिखा गया था? अस्पताल लिखा गया था, या आप इसको चिकित्सा व्यवस्था भी कह लीजिए। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है अशोक के किस शिलालेख से पशु बलि की निंदा की गई है? वो पहला होगा। और अशोक के किस शिलालेख से मानव और पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था है? वो आपका दूसरा होगा। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। और अभी फिलहाल ये क्या है? आत्मनियंत्रण किससे लिए है? छठे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजउद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया है? तो आई होप सो आपको पता होगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये पता है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई है, और उस लड़ाई में एक और सिराजउद्दौला था, तो दूसरी ओर कौन था? दूसरी ओर लॉर्ड क्लाइव थे। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ। आप पूछ रहे किसने विश्वासघात किया? तो देखिए, दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, जो पढ़ने वाले हैं वो समझ रहे होंगे, मीर कासिम और मीर जाफर, ये दोनों में कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, आंसर होगा कौन? मीर जाफर। कौन? मीर जाफर ने धोखा दिया और जाकर किससे मिल गए? जाकर मिल गए लॉर्ड क्लाइव की सेना से, जिससे इसकी हार हुई। शुरुआती कुछ दिनों में मीर जाफर बने रहे नवाब, लेकिन उसके बाद कौन बन गए? मीर कासिम नवाब बने। कहाँ के? बंगाल के। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? वंस मोर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अट्रैक्टिव क्वेश्चन है बिहार के लिए। तो देखिए, पटना हाईकोर्ट की जो आपकी स्थापना हुई है वो हुई है 1916 में। कब हुई है? 1916 में। अच्छा, बात करें 1917 में क्या हुआ? तो 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, क्या? पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। कब? 1917 में। चलें, और 1919 में आपको पता है रॉलेट एक्ट आया है। 1921 में आपका जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था वो था आपका। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो देखिए, बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 प्रखंड है। कितना है? 534 प्रखंड है। और जब बात करें कमिश्नरी का, जिसको हम प्रमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रमंडल। अभी से कुछ दिन पहले भी मैंने पढ़ाया था, इसकी संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, ऊंची पहाड़ियाँ बिहार की बात कर लें तो ये कौन सा है? कैमूर का पहाड़ी। कौन सा? कैमूर का पहाड़ी। अच्छा, कैमूर का पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखिएगा, एमपी मध्य प्रदेश के कुछ बॉर्डर एरिया से लेकर बिहार में जो आपका कैमूर, जिसको भभुआ कह सकते हैं आप, ठीक है, जगह तो कैमूर है ही, आपको पता है, भभुआ और प्लस में आप आ जाइए सासाराम तक। कहाँ तक? सासाराम तक। तो यहाँ तक आपको ये कैमूर की पहाड़ियाँ नजर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़ुआ या रागी, काफ़ी लोग इसको खा रहे हैं ना, मोटे अनाज के रूप में आजकल बहुत प्रचलन में है, के उत्पादन में बिहार का देश में क्या स्थान है? तो याद रखिएगा, वी हैव टू प्राउड ऑन दिस, जो कि रागी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? प्रथम है पूरे देश में। और जब एक गेहूं ले लेते हैं हम लोग, गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में छठा है। कौन सा है? छठा है। अच्छा, 6 से भी जस्ट याद आया कि अशोक के छठे शिलालेख से हम लोग को आत्मनियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे, बिहार को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। कितने में? 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को वर्ल्ड मैप देखना पड़ेगा। आपका है आंसर होगा आपका एडीज पर्वतमाला। अब ये है कहाँ, वो हम लोग वर्ल्ड मैप में देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये आपका वर्ल्ड मैप है, और मैं बहुत प्रयासरत हूँ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें सिखाई जा सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप अपने वर्ल्ड मैप में कैसे क्या कहाँ लोकेट है। सबसे पहले देखिए, हम लोग बात कर लें वर्ल्ड मैप में, जब कॉन्टिनेंट की बात कर लेंगे तो ये आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, और ये आपका साउथ अमेरिका है। और दोनों किससे जुड़ा हुआ है? एक पनामा इस्थमस से जुड़ा हुआ है, इस्थमस ऑफ पनामा से, ठीक है। ये आपका क्या है? अफ्रीका है। और अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिससे तीनों लाइन गुजरी है। एक पतली लाइन आपको दिख रही होगी, ये आपका कर्क रेखा है, जो इंडिया से भी क्रॉस होता है बीचों बीच। ये आपका इक्वेटर है, और ये आपका क्या है? मकर रेखा। देखिए, तीनों लाइन एक ही महादेश से गुजर रही है, वो कौन सा है? अफ्रीका है। फिर इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया नजर आ रहा होगा आपको, ये आपका क्या है? यूरोप है। यूरोप में बहुत छोटा छोटा कंट्री है जो आज़ाद हो चुका है। इसके बाद आपको एक बड़ा सा एरिया नजर आ रहा होगा यहाँ से, है ना, ये भी ले लीजिए आप। ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा? एशिया कहलाएगा। और ये आपका लास्ट में अमेरिका कहलाएगा। अब लोग बात कर रहे थे कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो याद रखिएगा वो एडीज में है। और एडीज है कहाँ, वो मैं बता दूँ, एडीज आपके दक्षिण अमेरिका में है, और काफ़ी लंबा है, लगभग 5000 किलोमीटर लंबा है ये आपका। देखिए, आपका पर्वत श्रृंखला की हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये आपका दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में ये आपको ब्राज़ील नज़र आ रहा है, प्रागवे नज़र आ रहा है, अर्जेंटीना नज़र आ रहा है। अब हम लोग थोड़ा इसको और लंबा कर लेते हैं। तो देखिए, आपकी एडीज़ की श्रृंखला यहाँ से स्टार्ट होती है, एकदम बॉटम से, और ये देखिए एडीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है।
इसके आगे अगर हम लोग चलेंगे तो फिर आपको क्या दिखाएगा, देखिए ये श्रृंखला आपका जा रहा है, ठीक है, ये आपका श्रृंखला जा रहा है, ये कहाँ आपको दिखेगा वो देखिए, ये श्रृंखला फिर से देखिए आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, एंडीज जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। फिर और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, और थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो देखिए ये आपका यहाँ तक कोलंबिया तक है। मतलब अगर इसको जूम बैक करें हम लोग और देखें तो आपको समझ में आएगा कि एंडीज जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वो नीचे से होते हुए पूरा ऊपर तक, यहाँ से टॉप तक जाता है आपका क्या, ये श्रृंखला। और ये श्रृंखला क्या है, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है, जो लगभग लगभग क्या है 7,000 किलोमीटर का है। आई होप सो आप इस चीज़ों को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे नियर जो कंट्री है उस कंट्री के नेम को भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। आई होप सो मैप को देखकर आप काफ़ी कुछ विजुलाइज कर लिए होंगे और आंसर क्या होगा, एंडीज पर्वतमाला होगा। ये क्या है आपके विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलें आगे, नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब से शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत, ऑप्शन देख लें, जनवरी 2000, 2005, 2003 और 2007। तो आंसर क्या है, आंसर है अप्रैल 2005। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ, तो वंस मोर जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको इनका ये आंसर एकदम एग्जैक्ट याद होगा। आंसर क्या है आपका 622 ईस्वी में। तो 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना चल कर जाते हैं और उस तिथि से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। संवत का मतलब याद रखिएगा कैलेंडर होता है, ठीक है। अब जब मोहम्मद पैगंबर साहब की बात आ रही है तो हम लोग 3 बातों को याद कर लें। इनका जन्म हुआ है 570 एडी में। कब हुआ है, 570 एडी में। फिर अगर बात करें कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 610 एडी में, 610 एडी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब अपने एज के 40वें साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब बात करें कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो याद रखिएगा मक्का के पास हीरा, हीरा मतलब डायमंड वाला हीरा, हीरा नामक गुफा में, कहाँ, हीरा नामक एक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की तट रेखा कुल कितनी लंबाई है, तो याद रखिएगा तट रेखा का मतलब हो गया जो वाटर से रिलेटेड है ना, तट का मतलब समुद्र से रिलेटेड हो, है ना। तो समुद्र वाली टोटल तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो लगभग लगभग 7500 किलोमीटर जो है समुद्री तट रेखा है, किसका, भारत का, ठीक है, लगभग लगभग। और जब बात कर लें स्थल रेखा की, कि स्थल सीमा की, तो याद रखिएगा जो आपका स्थल सीमा है वो लगभग लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो मान ऑल ओवर बात कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारा वेरिएशन होगा, है ना। आइलैंड का रेखा, आइलैंड के भी तट को शामिल कर लें तो उसका कुछ अलग होगा। मतलब नॉर्मल ऑन एन एवरेज आप समझिए कि तट रेखा का 7500 और स्थल का 15,000 लगभग लगभग डबल है, ठीक है। चलें आगे, लोहेश पठार स्थित है, तो लोहेश पठार किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा लोहेश पठार कहाँ है, चाइना में है, कहाँ है, चाइना में। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है, तो अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ही सारी की सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे मेघ गर्जन, फिर तूफान आना, बिजली का कड़कना, है ना। तो ये सब कहाँ है, क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। अब देखिए आपका दे दिया है ईस्वी और पूछ रहा है युद्ध, तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा। तो याद रखेंगे 1565 में जो युद्ध हुआ है वो हुआ है तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध। अच्छा, किसके बीच में हुआ है, तो याद रखिएगा ये हुआ है आपके विजयनगर, विजयनगर जो साउथ का आपका एक साम्राज्य था, ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में, कौन सा, बहमनी साम्राज्य के बीच में लड़ाई हुआ था और इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी, ठीक है। कब बात कर रहे हैं, 1565 की। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का जो फॉर्मेशन है वो 1336 एडी में हुआ है और ये साउथ का एक समृद्ध साम्राज्य कहलाता था, है ना। चलें आगे, और 1336 में इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेरूसलम निम्न में से किस तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है, किसका नहीं, मतलब किस धर्म का नहीं है। तो याद रखिएगा जेरूसलम वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ 3 अलग अलग धर्म का तीर्थ स्थल है, एक ईसाई के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है और यहूदियों के लिए भी है। पारसी का तीर्थ स्थल जो है आपका जेरूसलम नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि जेरूसलम है कहाँ या किस देश की राजधानी है, तो याद रखिएगा इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, ठीक है। इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों का तीर्थ स्थल है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा जो कुराल है वो किस भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, तमिल भाषा में। अच्छा, इसके रचनाकार कौन है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा तिरुवल्लुवर, क्या बोलते हैं, तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर ने इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 41, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दे दिया। तो आई होप सो अगेन आप लोग अगर मेरे क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन है 1937, 1939, 1940 और 1936। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को देना है। याद रखिएगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, उसका कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा उपग्रह क्या है, नहीं है, ठीक है, उपग्रह नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा कौन सा है ग्रह, वेरी गुड, उस ग्रह का नाम है शुक्र, ठीक है। और शुक्र ग्रह के बारे में और क्या कह सकते हैं, देखिए पृथ्वी का क्या है, जुड़वां ग्रह है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह का क्या है, कोई उपग्रह भी नहीं है, ठीक है, सैटेलाइट नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर और सांझ का तारा कहते हैं, किसको, भोर और सांझ का तारा कहते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम लोग को, ये पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। तो इतनी चीजें आप लोगों को शुक्र के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन से अकबर, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो आपका मकबरा बनाने का जो निर्माण शैली है इसके जन्मदाता कौन है, इल्तुतमिश है। कौन है, इल्तुतमिश है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजानिया का पुराना नाम क्या था। तो देखिए तंजानिया कहाँ का एक देश है, याद रखिएगा तंजानिया दक्षिण अफ्रीका यानी कि
अफ्रीका महादेश में दक्षिणी भाग में, दक्षिण अफ्रीका एक देश भी है, लेकिन याद रखिएगा अफ्रीका के साउथ अफ्रीका कंट्री का ये एक पार्ट है, ठीक है। कौन सा? तंजानिया। और पूछ रहा है आपसे कि इसका पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका पुराना नाम टेंगानिका है। क्या है? टेंगानिका। अच्छा, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया? मैंने देखा यूगोस्लाविया एक कंट्री है, प्रेजेंट में भी कजाकिस्तान भी है, इनमें से कोई नहीं है, तो इट मे बी कि ए और डी का आंसर हो, तो मैंने ए को कंसिडर किया। आंसर क्या है? टेंगानिका। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है वापस से कि तंजानिया जो अभी नाम है इसका राजधानी क्या है ना? तो याद रखिएगा तंजानिया कंट्री का राजधानी है डोडोमा। क्या नाम है? डोडोमा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप अगर मेरे क्लास को कंटिन्यू लेते चलेंगे तो आपका जीएस बहुत तगड़ा हो जाना है। याद रखिएगा, चीज़ों को याद करते हुए चलना है, पेन पेपर पे लिखते हुए चलना है। चलें आगे। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन है? तो देखिए, कश्मीर की कहानी को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा जैन बंदा था जो कि शासन में आया और फिर मुस्लिम धर्म को अपना लिया। इसके बारे में ऑप्शन में मेंशन नहीं है। फिर इसको हराकर 3 साल बाद ही इसको हराकर एक बंदा बैठा है जो पहले से मुस्लिम था, है ना? तो इसलिए इसको कहा जाता है मुस्लिम शासक, और वो कौन है? शाहमीर है। कौन है? शाहमीर है। ठीक है, चलें आगे। और ये कब की घटना है? ये 14वीं शताब्दी की घटना, मतलब 1301 से लेकर 1399, लगभग 1325 के आसपास की घटना है। तो हम कह सकते हैं कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन? शाहमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए, जब बात करते हैं सूरत अधिवेशन तो 1907 आपको दिख रहा है। आज के बाद ये परमानेंट याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन का मतलब 1907। अब क्वेश्चन ये है कि आपको दिख रहा है अध्यक्षता अलग अलग लोगों ने किया है, तो किसने किया है? तो वेरी गुड, आंसर आ गया, नाइस। आंसर क्या है? 1907। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 सूरत का अधिवेशन हुआ है, जहां पर क्या हुआ? नरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट और गरम दल यानी कि मॉडरेट, जो आप कह लेते हैं पेसिमिस्ट, ये लोग क्या हुए? अलग अलग हुए। नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907। और क्वेश्चन ये आता है कि 1907 हुआ कहाँ था? तो सूरत, ये भी आपको पता है। अच्छा, इससे पहले 1906 के बारे में बात कर लें। 1906 में जो है मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हुई, है ना, बंगाल विभाजन के मामले में। तो 1906 का जो आपका अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कैसे लिख लेते हैं? कोलकाता में हुआ था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सुमेलित क्रम को चुनें, मतलब कौन सा सही है वो चुनना है। तो देखिए, ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई सही नहीं है। क्या है? कोई सही नहीं है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सरस्वती सम्मान जो 2022 है वो किनको मिला है? शिव शंकरी को मिला है। किनको? शिव शंकरी को मिला है, मतलब ए नंबर यहाँ होगा। ठीक है। इसके बाद जो व्यास सम्मान 2022 मिला है ये किनको मिला है? ये मिला है आपके ज्ञान चतुर्वेदी को, तो ये आपका बी हो जाएगा। और बिहारी सम्मान 2022 मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को, तो ये आपका सी हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिए, सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को, व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को, और बिहारी सम्मान 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक पोर्टल लॉन्च हुआ है? तो फ्लड हब नामक पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? गूगल है, ये ध्यान में रखिएगा। कौन है? गूगल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो याद रखेंगे ये आपका कौन है? हबूब। कौन सा है? हबूब एक पवन है जो सहारा मरुस्थल से है। अब क्वेश्चन ये कि सहारा मरुस्थल है कहाँ? तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल है आपके अफ्रीका में, और अफ्रीका में कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका में है। कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी भागों में, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में कहाँ है? सहारा है। कभी वर्ल्ड मैप में हम लोग देख लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो लास्ट जीएस का क्वेश्चन होगा हमारा। क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ऑप्शन बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जिसने जीता उसने श्रीलंका को हराया। किसको हराया? श्रीलंका को हराया फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, सुमेलित नहीं है का मतलब कौन सा इसमें से मैच नहीं कर रहा है? तो याद रखिए मैग्नीशियम जो आतिशबाजी का दिया है ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैग्नीशियम का यूज़ हम लोग आतिशबाजी में करते हैं। नेक्स्ट है क्या? यूरेनियम का परमाणु बम में, तो बिल्कुल यूरेनियम का परमाणु बम में भी इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब जो गलत लग रहा है। जिंक गैल्वेनाइजेशन हम लोग करते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, तो आंसर क्या होगा? सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में सिल्वर का यूज़ नहीं होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ। देखिए, निश्चेतक का मतलब होता है या तो बेहोश कर देना या बेशुद्ध कर देना। बेशुद्ध का मतलब क्या है? कि वो जगह है लेकिन उसको दर्द का अनुभव नहीं हो रहा है ना? जैसे लोग दांत वगैरह निकालते हैं तो हम लोग को एक इंजेक्शन देता है जिसको एनेस्थीसिया कहा जाता है। तो देखिए, आप क्लोरोफॉर्म का यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाला गैस है, तो मे भी कि ये आपके होश को उड़ा दे, यानी कहने का मतलब आपके अंदर जो दर्द का भावना है उसको खत्म कर दे। डाइऑक्साइड नहीं होगा, हीलियम नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा है आपका? ए नंबर है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? देखिए, अभी मैंने बताया आपको हीमेटोलॉजी, हीमो का मतलब ब्लड होता है, इससे तो नहीं होगा। एनेस्थीसिया अभी मैंने बताया, ये बेसिकली बेहोशी के लिए होता है। देखिए, निश्चेतक दिया है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद आपका डर्मेटोलॉजी, देखिए त्वचा से, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या है? पल्मोनोलॉजिस्ट क्या है? श्वसन यानी ब्रीथिंग से रिलेटेड जो आपका ये है बीमारी है उसका इलाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि इसके कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म संकुचित हो जाते हैं और इसकी वजह से मर जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर फर्स्ट सही होगा। नमक की वजह से, अत्यधिक नमक रहता है अचार में, उसकी वजह से क्या होता है? बैक्टीरिया मर जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्न से किसके बराबर है? अगेन इस क्वेश्चन का जवाब अब आप लोग देंगे, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट -32 × 5/9। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप इस फॉर्मूला से दे सकते हैं। बनाइए और कमेंट में दीजिए, चाहे आप अभी देख रहे हो या बाद में देख रहे हो। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपका दिख रहा होगा आपको, इसमें से कुछ कुछ हम लोग को पता है। जैसे चीटियों में फॉर्मिक एसिड होती है, तो फॉर्मिक एसिड चीटी ये आपका ए हो गया, यानी कि 4 का फर्स्ट किसमें है? यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है,
सॉरी, फर्स्ट का 4 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें लैक्टिक एसिड, देखिए दूध में पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड यानी डी यहाँ है, कि यानी डी देख रहे हैं आप, डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट दोनों में है, यानी फाइट दोनों में होगा। तो टार्ट्रिक एसिड बेसिकली इमली में होता है ना। इमली का इंग्लिश में बोलते भी हैं, टेमरिंड कहते हैं इंग्लिश का। तो टार्ट्रिक एसिड बी में, तो बी यहाँ है। तो देखिए आपका बी का थर्ड कहाँ है, बी का थर्ड आपका यहाँ है, तो आंसर आपका ये होगा। आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। और ये भी याद कर लीजिए कि गेहूं में कैसा एसिड होता है, ग्लूटेमिक एसिड होता है। कैसा होता है, ग्लूटेमिक एसिड होता है। नेक्स्ट हम बात कर लें, क्वेश्चन क्या 57, निम्न में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है, यानी कि कोई एक ही है जो मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है। भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम रॉड और बेरिलियम ऑक्साइड। तो याद रखिएगा, कैडमियम रॉड मंदक की तरह कार्य नहीं करता है, बल्कि ये पूरे अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है, बल्कि स्लो नहीं करता है। स्लो करना और नियंत्रण करना दोनों में डिफरेंस है, क्लियर। भारी जल को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूट्यू बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड, इन तीनों का यूज हम लोग मंदक के रूप में करते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया की गति है उसको स्लो कर देता है। और कैडमियम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा हमारा न्यूट्रॉन बनता है उसको ये सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त कोशिका अमीबा के समानता रखती है। तो देखिए जब डीप में पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर पता चलेगा। ऐसे सीधा सीधा आंसर याद रखिए, अमीबा से समानता रखता है कौन, WBC। व्हाइट ब्लड सेल किससे समानता रखता है, अमीबा से रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है कि समतल दर्पण में जब इमेज बनेगा तो इनमें से क्या है जो रॉन्ग है, नहीं बनेगा, यानी कि वो क्वालिटी नहीं दिखेगा। तो देखिए समतल दर्पण में, यानी हम लोग रोज जो चेहरा देखते हैं वो झूठा है। कैसा चेहरा है वो, झूठा चेहरा है, ये ध्यान में रखेंगे। यानी कि वो वास्तविक नहीं है, वो अवास्तविक है। जो हम लोग चेहरा रोज देखते हैं वो अवास्तविक चेहरा दिखता है हम लोग को समतल दर्पण पे। और आंसर दे रहा है क्या, वास्तविक दे रहा है। तो ये आपका समतल दर्पण का क्वालिटी नहीं है। लंबवत होगा मतलब सीधा दिखेगा, आभासी भी है, क्योंकि अभी मैंने बताया अवास्तविक का मतलब आभासी। और पार्श्विक उल्टा का मतलब लेफ्ट का राइट हो जाना। जब आप इमेज में दाहिना हाथ उठाएंगे तो आपको आईने में बायां हाथ दिखेगा वो, है ना, तो उसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। आंसर क्या होगा, वास्तविक नहीं बनता है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है। 1 GB यानी गीगाबाइट का सही मान क्या है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि गीगाबाइट क्या होता है और मेगाबाइट क्या होता है। MB, GB और KB आपने पढ़ा होगा। किलोबाइट, किलो का मतलब 1000 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक जब कंप्यूटर की बात कर लें तो 1000 की जगह 1024 चलता है। MB क्या होता है, एक, यानी 1024 KB इक्वल टू होता है 1 MB। और जब बात कर लें GB की तो गीगाबाइट क्या होगा, 1024 MB इज इक्वल टू होगा 1 GB, ठीक है। तो आपको आंसर दिख रहा होगा, आंसर नंबर क्या है आपका, आंसर नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो देखिए होलोग्राफी में लेजर होता है, आपका कैंसर चिकित्सा में होता है, CD डिविडर में होता है। एटॉमिक रिएक्टर में जो है आपका लेजर का उपयोग नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे, यानी कि काई की बात कर रहा है। इकाई क्या होता है, तो याद रखिएगा काई वो आपका क्या है, सवाल है। काई क्या है, सवाल है, तो सवाल के कारण वो हरा धब्बा दिखता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समुद्री मील किसके बराबर होता है। तो याद रखिएगा एक समुद्री मील किसके बराबर होगा, 780 फीट के बराबर होगा। कितना, 780 यानी कि 6080। अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करें मीटर में तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 1853 मीटर हो जाएगा। 1853 मीटर का मतलब 1.853 किलोमीटर आप कह सकते हैं। ये क्या है, समुद्री मील। अगर हम लैंड पे 1 मील की बात करें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग लैंड पे 1 मील की बात करें तो वो लगभग होता है 1609 मीटर के आसपास। कितना, 1609 मीटर के बराबर 1 मील होता है जब जमीन की बात करते हैं। और पानी में जो समुद्री मील होता है वो लगभग 1853 होता है, मतलब लगभग 250 मीटर अधिक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंध में होता है। तो याद रखिएगा आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वायुमंडलीय दाब, यानी कि हॉर्स अक्षांश मैंने आपको बताया था 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है तो हवाएं तेज चलती हैं, है ना। भूमध्य जो आपका इक्वेटर है वहाँ से ऊपर की ओर हवा तेज मारती है, तो ये आपका हॉर्स अक्षांश है। और ये कैसा होगा, ये उपोष्ण होगा। उपोष्ण का मतलब मैं बता दूं कि गर्मी से थोड़ा कम, है ना, तो वो आपका क्या होगा, उपोष्ण उच्च दाब होगा। क्या होगा, उपोष्ण उच्च दाब की वजह से ये क्या है, हॉर्स अक्षांश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है परासरणी प्रघात। क्या है, परासरणी प्रघात। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नमक डालने से क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया का वो सिकुड़ने लगता है, तो वैसे ही कुछ रिएक्शन इसमें भी होता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्टता उष्मा। देखिए मोलर विशिष्टता उष्मा की बात कर रहा है कि क्षमता कितनी होती है। तो ये एक तरह का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका 1/μ इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। याद रखिएगा मोलर विशिष्ट उष्मा क्षमता का ये वैल्यू आपको बता रहा है 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब हम बात कर लें अगर पानी की विशिष्ट उष्मा की बात किया जाए तो पानी का विशिष्ट उष्मा कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा पानी का विशिष्ट उष्मा हो जाता है आपका 4184, 4184। कितना, 4184। और वापस से जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक प्रकार पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है। अगेन ये क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग दे सकेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है नीम, दालचीनी, यूकलिप्टस और सिंकोना। तो आंसर क्या है, वेरी गुड, आंसर है सिंकोना। मलेरिया रोधी दवा जो है कुनैन वो सिंकोना के छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से गुजरता है जो क्या कहलाता है। देखिए जो भोजन गुजरता है वो हमारे मुख से जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे मुख गुहा। क्या कहेंगे, मुख गुहा, जिसको हम आहार नाल कह सकते हैं। चलें आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 69, गलगंड यानी कि गला में जो सूजन होता है वो पूछ रहा है आपको, जो आउटू ग्लैंड का मतलब थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के बढ़ने की वजह से होता है, वो मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा वो किसकी कमी के कारण होगा। ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, लोह और आयोडीन। वेरी गुड, आंसर है आपका आयोडीन की कमी से होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युवा व्यक्ति में एचआईवी या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक की अधिकांशता संबंध होती है? यानी कि किससे मैक्सिमम रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है आपका तीव्र दीर्घ स्थायी सिरोवेदना। ठीक है, अब इसका शुद्ध हिंदी आप लोग एक बार देख लेंगे, अदरवाइज सीधा सीधा याद कर लीजिए, आंसर क्या होगा, तीव्र दीर्घ स्थायी सिरोवेदना की वजह से एचआईवी होने का आशंका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना, किसी चीज़ को देख के मुंह में पानी आ जाता है, तो ये वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है, जो क्या होता है? ऑप्शन पढ़िए, नासिक ग्रंथि, अंडकार उपकला से लार ग्रंथि। ये आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर होगा, लार ग्रंथि से स्रावित होता है। आपको पता है मुंह में लार ग्रंथि टाइलिन होता है ना, वहाँ से स्रावित होता है आपका। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नीकरण समूह है? जैव निम्नीकरण का मतलब बायोडिग्रेडेबल, जो खुद से टूट जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में खुद से टूट जाए। ऑप्शन देखिए, कास्ट, जैसे प्लास्टिक आ गया तो गलत हो गया, और कहीं है प्लास्टिक, चीनी मिट्टी का प्याला, ये भी खुद से नहीं टूटेगा, और क्या है, ये पॉलीस्टाइरिन होगा, नहीं होगा, आंसर ये होगा लकड़ी, घास और चर्म यानी कि स्किन, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, इनको आराम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाता है। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, निम्न में से किस जानवर के काटने से रेबीज बनने का कारण है? रेबीज का कारण हो सकता है, कौन सा ऐसा है? तो याद रखिएगा ये कौन सा है आपका, चमगादड़ है। चमगादड़ के भी काटने से रेबीज होने का संभावना है, एवं कि बंदरों के काटने से भी रेबीज होने के चांसेस होते हैं। तो आंसर क्या होगा, चमगादड़, ध्यान में रखेंगे। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता क्या है? आई होप सो आपको इसका आंसर देना चाहिए, 2, 3, 4, 5। हम बात कर लें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। क्या है, 7 है। जब हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आपका पहला कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5 आएगा। 5 आएगा तो ऑक्टेव पूरा करने के लिए इसको कितना और चाहिए, 3 चाहिए, तो यही इसकी संयोजकता होती है। संयोजकता का मतलब होता है ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, यानी अष्टक कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लेना हो या देना हो। तो क्योंकि 7 है तो 2 और 5, तो आखिरी कक्षा में 5 है तो इसको 3 चाहिए, तो 3 इसकी संयोजकता होगी। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है क्या कि हाइड्रा की नेमोटोसिस्ट में जहरीली पदार्थ मौजूद होती है? तो याद रखिएगा हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है, याद रखिएगा हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है। क्या होता है, ब्लड नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। और हाइड्रा में जो ये निमोटोसिस्ट है, ये जहरीला पदार्थ, ये कहाँ मौजूद रहता है, ये हिप्रोटॉक्सिन है। क्या है, हिप्रोटॉक्सिन कहते हैं नामक जो है जहरीला तरल पदार्थ मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैथ्स का 2-3 क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर, अब देखिए वापस से ट्रिपलेट का जरूरत पड़ने वाला है आपको। आपको कह रहा है एक कोन है, ठीक है, यहाँ गोल कर लीजिए। कोन में जो रेडियस है वो 7 है और हाइट 24 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 24 7 है, तो जो आपका हाइपोटेनस है वो 25 होगा, ठीक है। आपको पूछ रहा है क्या कि शंकु को तैयार करने में कितने क्षेत्रफल लोह की चादर की आवश्यकता होगी? तो आपको निकालना है पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको बताया था, जब शॉर्ट्स मैंने बताया था कि 7 सेंटीमीटर आपकी अगर आधार की त्रिज्या है तो ये जो पाई आर स्क्वायर है ये तो 154 होगा। क्या होगा, 154। तो हम लोग को सिर्फ पाई आर एल निकालना है। पाई का मतलब 22/7, आर का वैल्यू आ गया आपका 7 और एल का वैल्यू 25, तो ये 7 7 कैंसिल। 22 गुना 25 कितना होगा, 550 होगा। कितना, 550। 550 और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, फटाफट ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा 704। इसी रफ्तार से आपको एग्जाम में बनाना है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सा है? तो देखिए अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर की। तो लघुत्तम प्राइम नंबर कौन सा है आपका, 2 है। चलें, ये एकमात्र, ऐसा भी कह सकते हैं, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 36, 45 से डिवाइड करने पर क्रमशः इतना रिमाइंडर दे। तो देखिए जब रिमाइंडर ज़्यादा आ जाता है तो मैं हमेशा कहता हूँ दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखिए और उतना इनके एलसीएम से माइनस कर लेना है, ठीक है, जितना ये बैक में है। तो जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, सबको सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर आया 4, यानी हम लोग को इनका एलसीएम लेके 4 माइनस करना है। अच्छा, एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, मैं नंबर को लिखता हूँ 12, 18, 36 और 45। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस महफिल में पिताजी हों वहाँ बेटे का कोई काम नहीं। देखिए 36 जो है वो 12 का भी मल्टीपल है, हटा दीजिए, 18 का भी मल्टीपल हटा दीजिए, यानी फाइट इन दोनों के बीच में। इन दोनों से 9 ले लिया हमने तो हमारे पास बचा 4 और 5। तो देखिए 9 चौके 36, 36 बचे 180। और क्योंकि 4 रिमाइंडर लाना है, 4 माइनस में जाना है, तो हम 4 माइनस कर ले रहे हैं। आंसर क्या होगा, 176, और ये रहा आंसर, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर क्या है आपका, राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और हाईकोर्ट से नीचे जितने भी आपके कोर्ट होंगे उनका जो है राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। अच्छा, यहाँ जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस पे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की थी? तो देखिए आप सभी को पता होगा मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की थी, अकबर ने आरंभ की थी। किसने, अकबर ने आरंभ की थी। चलें आगे। अच्छा, अकबर से रिलेटेड आ गया बात, तो फिर से मैं आपको बता दूं अकबर के टोटल 3-4 कारनामे हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला क्या, 1562 क्या हुआ था, दास प्रथा का अंत हुआ था। किसका, दास प्रथा का अंत हुआ था। ठीक, हम बात कर ले 1563 का, तो 1563 में क्या हुआ था, तीर्थ यात्रा के लिए जो कर था वो समाप्त हुआ था। और फिर 1564 की बात कर लें, ये क्या हुआ था, जजिया कर की समाप्ति हुई थी। किसका, जजिया कर का, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है अकबर के बारे में। और इस क्वेश्चन में कह रहा है मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ कराई, तो अकबर ने। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधन संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया? देखिए आपको शायद आइडिया हो, ये आपका स्टैटिक करंट का क्वेश्चन हो जाएगा।
इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ एरिया का साझा हुआ था, मतलब कुछ गाँव को हम लोगों ने बांग्लादेश वाले को इंडिया में लिया था और इंडिया वाले के कुछ गाँव को बांग्लादेश में ट्रांसफर किया था, मतलब बॉर्डर का एक्सचेंज हुआ था, यानी कि बॉर्डर का शिफ्टिंग हुआ था। तो वो कब हुआ था आपसे पूछ रहा है, कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो वो संविधान संशोधन था कौन सा, 100वां, कौन सा 100वां, और कब हुआ है देखिए 2015 का। अब बात कर लें हम लोग वापस कुछ ऑप्शंस की, तो ऑप्शन आपका 99। तो ये आपका ऐसा संविधान संशोधन है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरस्त करने का मतलब इन संशोधन को मानने से मना कर दिया था, क्योंकि इस संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के विषय में संशोधन किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लें कौन सा, ऑप्शन नंबर 101। तो 101 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये आपका क्या था, जीएसटी से रिलेटेड था। किससे था, जीएसटी से रिलेटेड था। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भारत बांग्लादेश के बीच में जो ट्रांसफर हुआ है वो कौन सा, 100वां संविधान संशोधन। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। तो देखिए मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि जेम्स प्रिंसेप, कौन, जेम्स प्रिंसेप 1837, इसी ने पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोग को पता है पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, सही होगा। दूसरा है इसमें शहरी स्थानीय सरकार, तो शहरी स्थानीय सरकार नहीं होगा क्योंकि ये 74वां संविधान संशोधन था, तो केवल एक यानी कि सी सही होगा। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर में बोई जा रही हो और मार्च अप्रैल में काटी जा रही हो, ऐसे फसल को हम कहते हैं रवि फसल। क्या कहते हैं, रवि। और मई जून से जो बोया जाएगा और अगस्त सितंबर में काट लिया जाएगा उसको हम कहेंगे खरीफ फसल। ठीक है, चलें, तो याद रखिएगा आप ये कौन सा फसल है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, गेहूँ। कौन सा हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो आई होप सो आप सभी को पता होगा कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन से 1 मई, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को किसका जन्म दिवस है, तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। याद रखिएगा MK गांधी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस जो है कब है, 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। तो सबसे पहले तो ये वर्ड ही समझ में नहीं आया कि नखास पिंड है क्या। तो याद रखिएगा ये नखास पिंड एक जगह है, क्या है, एक प्लेस है। अब आता है कि इसका संबंध किससे है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से और असहयोग आंदोलन से। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी। तो बिहार में यानी कि पटना में बात कर लें, पटना जिले में जो नमक कानून तोड़ने का जो शुरुआत था वो इसी जगह से किया गया था। क्लियर। अब आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब से हुआ है, 1930 से 1932-34 तक कह सकते हैं। बीच में एक बार ये पोस्टपोन हो गया था जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो देखिए ऑप्शंस में आपका दिया हुआ है भाग 3 प्रस्तावना अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं नहीं। तो आंसर होगा आपका डी नंबर। संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, बल्कि एक जगह भारत या संघ की बात की है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, बाकी संघीय का कहीं भी चर्चा नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। तो याद रखेंगे ये जो आपका चंद्रा और भागा है, ये जो 2 जल है, जलधारा है, ये आगे चल के चिनाब नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी का फॉर्मेशन करती है, चिनाब नदी का फॉर्मेशन करती है। अच्छा, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में HP बोलेंगे, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रभागा कहते हैं। क्लियर हो गया। और ऋग्वेद की बात करें तो चिनाब नदी को, है ना, वेद के अनुसार चिनाब नदी को क्या कहा गया है, अस्किनी कहा गया है। क्या कहा गया है, अस्किनी कहा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, महात्मा गांधी, जो बिल्कुल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, जगजीवन राम, श्री कृष्ण, ये सभी भी नहीं होंगे। तो अब बच गए कौन, जगजीवन राम और श्री कृष्ण सिंह। तो आंसर होगा आपका कौन, जगजीवन राम। तो जगजीवन राम को किस नाम से हम लोग जानते हैं, बाबूजी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये कौन सा संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन है। कौन सा है, 52वां। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन हुआ कब, तो याद रखिएगा 1985 में हुआ है। 84 में इंदिरा गांधी मरी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी टूट रही थी, उसको बचाने के लिए दल बदल कानून लाया गया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। तो देखिए आप लोग ऑप्शन पढ़ते ही जान जाएंगे कि आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आंसर है आपका बलवंत राय मेहता कमेटी। याद रखिएगा पंचायती राज में 2 बलवंत राय मेहता हैं आपके, एक अशोक राय मेहता है और एक बलवंत राय मेहता कमेटी है, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। अच्छा, जब पंचायती राज की बात करेंगे तो सबसे पहला पंचायती राज कहाँ आया था, तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले में पहला पंचायती राज 1959 के आसपास, 2 अक्टूबर पोसिटी अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। बाद में फिर ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के तहत मैंडेटरी कर दिया गया हर राज्य को इसको अपनाने के लिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया। ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नादिर शाह। अब जैसे ही नादिर शाह आया तो वैसे ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, हम लोग ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं? नादिर शाह को कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपोलियन। कहाँ का? ईरान का। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये किसके शासनकाल में लूट के ले गया? कौन? नादिर शाह किसके शासनकाल में लूट के ले गया? तो उस समय जो है मुगल शासक जो थे वो कौन थे? आपके मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह थे। तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह से एक और क्वेश्चन बनता है कि मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस भी कहते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था? तो वो थे आपके मोहम्मद शाह। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही के चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन खेल से संबंधित है? तो देखिए वापस से एक करंट का क्वेश्चन है और अंतिम पंघाल किस खेल से रिलेटेड है आपसे पूछ रहा है। तो आंसर क्या है आपका? कुश्ती आंसर है। क्या है? कुश्ती। रिसेंट में कई गेम्स में इन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गेंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो याद रखिएगा ये अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन सी काजीरंगा। ऑप्शन सी काजीरंगा। आपको पता है कि काजीरंगे में ही भारत में सिर्फ एकमात्र एक जगह एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा। अच्छा, काजीरंगा है कहाँ? तो याद रखिएगा काजीरंगा आपका असम में है। कहाँ है? असम में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। तो किसी संस्था की लाभप्रदता का मतलब हो गया कि यूटिलिटी। इसका मतलब यूटिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता है, वो निर्भर करती है किस पे? तो ये देखिए संसाधित न्यास की गुणता पे, संसाधित न्यास की मात्रा पे, संसाधित न्यास के संसाधन की गति पे। देखिए ये आपका सी नंबर आंसर सही होगा। न्यास का मतलब याद रखिएगा ट्रस्टीशिप। तो ट्रस्टीशिप की जब बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि तीनों ऑप्शन में ट्रस्ट की बात हो रही है, तो ट्रस्ट में क्या है? जो भी आपका रिसोर्सेज है वो हर किसी के पास जाता चला जाए ट्रस्ट में, तो क्या होता है आपका उसका जो यूटिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो आपका ठीक रहता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था? ऑप्शन आपका है हुमायूं, जहांगीर, अकबर और इत्माद दौला का मकबरा। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका इत्माद दौला का मकबरा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये मकबरा है कहाँ? तो याद रखिएगा ये मकबरा है आपका आगरा में। कहाँ है? आगरा में। अच्छा, आगरा में है, किसने बनाया? तो याद रखिएगा इसको बनाया नूरजहां ने। किसने बनाया? नूरजहां ने। क्वेश्चन ये है कि क्या ये किसी आदमी का नाम है? तो याद रखिएगा हाँ ये एक आदमी का नाम है। और कौन से वो पर्सन है? तो याद रखिएगा ये नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग है। ठीक है, नूरजहां जिन्होंने इसको बनाया है, इसके पिताजी गियास बेग। ठीक है, गियास बेग का उपनाम जो है वो एतमाद दौला था। क्लियर हो गया? नूरजहां ने बनाया, आगरा में बनाया, अपने पिता के नाम से बनाया, जो पिता का उपनाम था उसके नाम से बनाया। चलें आगे। और इसमें सर्वप्रथम आपको संगमरमर का गुंबद दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 में किसे नामित किया गया? वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट में, किनको नामित किया गया है? शंकर सुब्रमण्यम को। किसको किया गया है नामित? शंकर सुब्रमण्यम को। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई है एक सामान्य घटना। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाई जाती है। देखिए आपको पता है, सबसे पहले तो समझ लीजिए हिमनद किसको बोले? जब आपका जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाता है उसको हिमनद बोला जाता है, और सागर का जल का स्तर बढ़ जाता है उसकी वजह से। आपको पता है अर्थ जो है हमारा टिल्टेड है ना, इस तरह से टिल्टेड है आपका 23.5। तो इसलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो सन का लाइट है वो ज़्यादा पड़ता है हमेशा, और साउथ हेमिस्फीयर में कम पड़ता है। इसलिए आपको पता है जो अंटार्कटिका है वो ज़्यादा एरिया में बर्फ से ढका हुआ है, और जो ऊपर आपका है वो आपका कम है। तो याद रखिएगा सनलाइट जब ऊपर पड़ेगा तो याद रखिएगा ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी ध्रुव में बर्फ का पिघलना ज़्यादा आपको दिखेगा। तो आंसर यहाँ पर इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। क्या होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो आप लोगों को शायद पता होगा ये, है ना, मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक ने बनाया। किसने बनाया? अशोक ने। अच्छा, सांची का स्तूप है कहाँ? तो सांची एक जगह है MP में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सांची है, और वहीं सांची का स्तूप है जो अशोक ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई है। कहाँ? पटना में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है आपका? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और सिंधु। तो याद रखिएगा नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, जीवन का अधिकार और भाषा का अधिकार। तो जब भारतीय संविधान के अनुसार चलेंगे तो सूचना का अधिकार कहीं पे भी किसी आर्टिकल में भी वर्णित नहीं है। जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और भाषण का अधिकार है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे कहा गया? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का अभिरक्षक का मतलब हो गया आपका कस्टोडियन, है ना, संरक्षक भी कह सकते हैं आप, गार्जियन भी कह सकते हैं। किसको कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको कहा गया भारत का मुख्य न्यायाधीश को।
ठीक है, वो कौन है? भारतीय संविधान के संरक्षक है। इसी के तहत जो आपका 99 जो 99वां संविधान संशोधन था उसको निरस्त कर दिया उन्होंने, अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में थी और उसमें सरकार का हस्तक्षेप हो रहा था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो देखिए आप ऑप्शन देखेंगे बहुत क्लियर कट समझ में आएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? यूपी में है, और यूपी में कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ था? तो देखिए रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं 1919 का, तो 1919 में एक सुधार भी आया था जिसको बोले हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। तो देखिए जो मॉन्टेग्यू थे पहले वाले, ये थे भारत सचिव जो इंग्लैंड के कैबिनेट में बैठते थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे? चेम्सफोर्ड थे यहाँ पे वाइसराय। तो ऑप्शन देखिएगा आप, तो 2019 में जो 1919 में जो आपके वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चलें आगे, आई होप्स आप समझ रहे होंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में चेम्सफोर्ड यहाँ के वाइसराय थे और वही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? तो देखिए ये जो सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था? आपके स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ? स्टॉकहोम में। अच्छा, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। और ये सम्मेलन किससे रिलेटेड था? पर्यावरण से रिलेटेड था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है, तो याद रखिएगा जो सोना है वो इंटरनेशनल करेंसी कहलाता है ना। पूरे विश्व में अगर लेन देन करना हो कोई सिंगल करेंसी में तो वो कौन सा है? आपका गोल्ड है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, किससे रिलेटेड है आपका सोना? स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो आंसर होगा क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रिलेटेड है कौन सा? गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो देखिए द्विपक्षीय मतलब दो पक्ष होगा, और एकाधिकार का मतलब एक बंदा यहाँ भी एक बंदा यहाँ भी यानी आंसर क्या होगा? एक विक्रेता और एक क्रेता। क्या आंसर होगा आपका? आंसर नंबर डी दिख रहा होगा आपको, एक विक्रेता और एक क्रेता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं हम लोग, जे.एम. किन्स, ग्रेथ ब्रेथ, मार्शल और जेबी से। तो बाजार का नियम प्रणाली किसने दिया था? जेबी से ने दिया था। किसने? जेबी से, जिनका फुल फॉर्म है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पे बनाई गई थी? ऑप्शन देख सकते हैं आप। देखिए आपका जो हिस्ट्री है और पॉलिटी है दोनों मिलाकर करीबन 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस हैं, है ना। ऑलमोस्ट 7 to 15 के आसपास चले, इतने क्वेश्चंस तो रहेंगे। तो थोड़ा सा हिस्ट्री और पॉलिटी पे थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में प्रस्तावना किससे जुड़ी? बेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव। देखिए आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन। कब आया था? 1946 में आया था। अच्छा, इसके हिसाब से भारतीय संविधान में कितने लोग होंगे? 389 लोग होंगे, 389 में दो बंटवारा था, 296 था और 93 था, ठीक है। ये 93 थे देसी रियासत से, जहाँ बोला गया था कि राजा या तो खुद आ जाए या किसी एक को वो चुनकर सीधा सीधा भेज दे। रिमेनिंग ये जो 296 है इस पर आपका वोटिंग होना था, और वोटिंग का रेशियो क्या था? 10 लाख लोगों में से एक लोगों का सिलेक्शन होना था, ठीक है। 10 लाख लोगों में से, 10 नहीं है ध्यान रखिएगा, 10 लाख लोगों में से एक का सिलेक्शन होना था इस 296 में। और फिर जब बात करें जब वोटिंग हुई तो 296 में से 208, कितना? 208 कांग्रेस को मिला। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो देखिए आपको बात कर रहा है अनिवार्य तत्व, तो उसमें प्रभुसत्ता भी है, राज्य क्षेत्र भी है, शासन भी है। आंसर क्या होगा? ये तीनों आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? तीनों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो कौन सी जनजाति के बारे में आपको कह रहा है? याद रखिएगा ये वैसी जनजाति है जो झारखंड या छोटा नागपुर इलाके में पाई जाती है, और ये जनजाति आपकी कौन सी है? उराव है। कौन सी है? उराव जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो वही स्थापित करेगा जो नौजवान थे। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या बनते हैं? तो देखिए बौद्ध धर्म में ये तीनों है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है ना। तो इन तीनों को मिलकर बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? त्रिरत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिरत्न कहलाता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 37 है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक कौन सी, किसने लिखी है? सीधा सीधा देखिए यहाँ पे आंसर शायद मिसप्रिंट हो चुका है ना। लेखक कौन है आपको ये अगर पूछे तो याद रखिएगा आंसर होगा सी रंगराजन। कौन होंगे? सी रंगराजन इसका आंसर होगा। यह पे क्या कह रहा है? फॉर्क्स इन द रोड, ठीक है, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, यानी कि आरबीआई और उसके बाद का मेरा जो समय है वो कैसा गया, इसके लेखक कौन है? सी रंगराजन। क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन पंचमढ़ी है, महेंद्रगिरी है, नीलगिरी है और कार्डामम है। आंसर क्या होगा? पंचमढ़ी को हम लोग क्या कहते हैं? सतपुरा की रानी। सतपुरा की रानी किसको कहते हैं? पंचमढ़ी को कहते हैं। चलें आगे। अच्छा, सतपुरा है किस राज्य में? तो याद रखेंगे सतपुरा भी मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सतपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी से जोड़ता है? याद रखिएगा, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इसका आंसर दे पाएंगे। NH4, 10, 6 और 2। आंसर होगा NH2। NH2 किसको जोड़ती है? दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया है? मेधा दिवस का मतलब टैलेंटेड, जिसको हम कह सकते हैं, है ना। मेधा सूची आपने सुना होगा। तो मेधा दिवस मनाने के लिए कौन सा डे है? ऑप्शन है 15 नवंबर, 2 अक्टूबर, 3 दिसंबर और 14 अक्टूबर। आंसर क्या होगा?
आंसर है 3 दिसंबर। अच्छा, क्यों मनाया जाता है वो समझिए। 3 दिसंबर को है राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किनसे संबंधित है? तो देखिए, अजंता कलाकृतियों के बारे में पूछ रहा है कि किनसे संबंधित है। बौद्ध काल से तो बिल्कुल नहीं है ना, मौर्य काल से भी नहीं, हड़प्पा काल से नहीं, गुप्त काल से रिलेटेड है। देखिए, ये बौद्ध काल बीसी है, ये भी बीसी है, ये भी बीसी है। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। आपका एडी में बना है अजंता, तो ये आपका क्या होगा? गुप्त काल से होगा, बाय ऑप्शन के हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1000 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता हो, यानी कि भुवनेश्वर में, मतलब भुवनेश्वर में जो है बाकी सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो कौन सा मंदिर है? तो वो है लिंगराज का मंदिर। ऑप्शन का है आपका त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। लिंगराज का मंदिर कब बना है? 1100 एडी में बना है ना। चलें आगे, यह है कहाँ? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? नहीं है इन द सेंस कि बाकी तीनों के तीनों ठंडी हैं। याद रखिएगा आप, इक्वेटर और कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर के बीच में जितनी भी ठंडी जलधाराएं बनेंगी वो गर्म बनेंगी और ऊपर जाएंगी। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो भी धाराएं बनेंगी वो इक्वेटर की ओर आएंगी, वो क्या होंगी? ठंडी जलधारा होंगी। आपसे पूछ रहा है ठंडी जलधारा नहीं है, इसका मतलब है कि गर्म जलधारा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा क्यूरोसिया। क्या आंसर होगा? क्यूरोसिया। बाकी ये कैलिफोर्निया, ओयासियो और कनारी, ये क्या है? ठंडी जलधारा है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेलसिंकी राजधानी है। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो देखिए, पहला ही ऑप्शन पढ़ेंगे फिनलैंड, ये किसकी राजधानी है? इसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। किसकी है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। नेक्स्ट है, आइसलैंड की राजधानी क्या है? तो आइसलैंड की राजधानी होती है रेकजाविक। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? रेकजाविक, है ना। ये आपका क्या है? आइसलैंड की राजधानी। हिंदी और इंग्लिश लिखने में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा वर्ड का, समझिएगा मीनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा, जी मार्कोनी के बारे में आप पढ़े होंगे, अगर आपने कुछ पढ़ा है जी मार्कोनी के बारे में तो उसका हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताइए, जी मार्कोनी क्यों फेमस है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये पुरस्कार फाइनली किनको मिला है। ये मिला है आपके हरि बालाकृष्णन को। किनको मिला है? हरि बालाकृष्णन को मिला है। चलें आगे, कौन सा पुरस्कार? जी मार्कोनी पुरस्कार। तो मार्कोनी हो गया वहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? जो भी हिस्ट्री के बच्चे या पॉलिटी के बच्चे हैं उन्होंने पहली बार भी अगर पढ़ा होगा तो भी उन लोग को पता होगा कि आंसर क्या है। आंसर बी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र है आपका, रिएक्टर है कौन सा? अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? तो याद रखिएगा, स्टारशिप किसने बनाया है? जो इसकी कंपनी टेस्ला है ना, वो है कौन सा? स्पेस एक्स। कौन सा है? स्पेस एक्स। और याद रखिएगा, इसी स्पेस एक्स का एक्स को यूज़ किया है एलन मस्क ने ट्विटर के लिए। किसके लिए? ट्विटर के लिए यूज़ किया। ये आप ध्यान में रखेंगे, ट्विटर का आप जो सिंबल है वो कहीं कहीं एक्स दिखाया गया है, वो किसके लिए है? स्पेस एक्स कंपनी को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है? देखिए, जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें मैंने करंट में डाला था। इसका आंसर क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है। क्या आंसर है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, जब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस तो वो मनाया जाता है 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जब अगस्त की बात हो गई है तो हम लोग एक और डेट ले लेते हैं, 29 अगस्त। कौन सा? 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की याद में हम लोग 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। क्या है? 5/9। अब देखिए, 152 को अगर यहाँ पुट कर दें तो हमारा सब्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा 120 गुना 5/9। 3 से इसको कट कर लेंगे तो ये 40 आ जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? 200। तो 200/3 हो जाएगा, और 200/3 करेंगे तो आंसर क्या होगा? 66.66 होगा या 67 होगा। तो आंसर दोनों में से सही होगा। आंसर क्या है? 66.66 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, पौधे के किस भाग को? वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, दोनों में से किसी भी भाग को हम लोग केसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? तो याद रखिएगा, सबसे सशक्त स्कंदन कौन सा होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड होगा। क्या होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या है? AlCl3। क्या है? AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 ओम की प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन दोनों को समांतर क्रम में, किन दोनों को? एक R प्रतिरोध है और एक 20 प्रतिरोध है, समांतर क्रम में। देखिए, समांतर क्रम में 1/R यानी नेट R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए, R1 का फॉर्मूला यहाँ पे आपका 15 दिया हुआ है, क्या 15 दिया हुआ है R1 का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ हम 15 रख देते हैं। और इसके बाद आपका R1 की जगह R पुट किया हमने, और ये इसके जगह हमने 20 पुट किया, ठीक है। अब देखिए, कुछ मत कीजिए, इस प्लस वाले को इधर ले आइए तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 4 - 3 इक्वल टू क्या? 1/60। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो R1 इक्वल टू आ जाएगा 60 ओम। कितना आएगा?
60 तो आंसर ये है। याद रखिएगा समांतर क्रम में ये वाला फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2, और जब बात करेंगे श्रेणी क्रम में तो सीधा सीधा R इज इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो देखिए जब बात कर लेते हैं वेट का, तो इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत ही कम होता है, लगभग निग्लिजिबल होता है, हटा दीजिए। न्यूट्रॉन का भी वेट ठीक ठाक होता है और प्रोटॉन का भी होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे प्रोटॉन के साथ। किसके साथ? प्रोटॉन का। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, उसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। मतलब सीधा सीधा है, दो एक समान जो अलग अलग चीज़ें उसको जोड़ने में हम किसका यूज़ कर सकते हैं? तो याद रखिएगा वो हम यूज़ करते हैं टाँकने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। याद रखिएगा कैसा परिवर्तन है वो आपसे पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण में। तो हम लोग को पता है कि जो सौर ऊर्जा है वो आपके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना। प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तो सनलाइट लेकर हम लोग उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक क्या है? वापस से एक रिपीटेड क्वेश्चन है और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा क्या है। एन-लॉक्सीलेनॉल है। क्या है? एन-लॉक्सीलेनॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह में नहीं है? यानी आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन स्तनपायी नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर देखिए आपका ऑप्शन है पेंगुइन, फ्लाइंग फॉक्स, प्लेटिपस और कंगारू। तो आंसर होगा आपका पेंगुइन। पेंगुइन क्या है? एक स्तनपायी नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए स्तनपायी का एक एक्सेप्शन समझ लीजिए कि स्तनपायी बोलते हैं जो बच्चों को जन्म देता है, ठीक है, और साथ ही साथ दूध पिलाता है, अंडा नहीं देता है। लेकिन स्तनपायी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। ऐसे स्तनपायी जो अंडे देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग वीवी पेरस कहते हैं। हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, वीवी पेरस कहते हैं। ठीक है, वैसे जो अंडे देते हैं साथ ही साथ दूध भी पिलाते हैं। क्लियर? तो आपके ऑप्शन में जो प्लेटिपस दिख रहा है ये एक ऐसा स्तनपायी है जो अंडा देता है। क्लियर? ये एक ऐसा स्तनपायी है जो अंडा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा कितनी होती है? देखिए अभी लास्ट शिफ्ट में मैंने बताया था कि एक किडनी से पूरे दिन में 170 लीटर खून का ट्रांसफर होता है। उसी में से मैंने बताया था कि ऑन एन एवरेज 5 लीटर ब्लड सब में होता है। तो 170 लीटर अगर हुआ तो यानी कि 34 टाइम्स किडनी से हमारा पूरा ब्लड रोटेट होता है 24 घंटे में। तो यहाँ पे उस हिसाब से आंसर क्या होगा? 5 लीटर आंसर होगा। कितना होगा? 5 लीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पाद से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है। याद रखिए आपसे पूछा ऊष्मा मुक्त होती है तो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जिससे ऊष्मा मुक्त होती है, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो उसको हम मिलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा अगर बाहर आ रही है तो ऊष्मा क्षेपी है, अगर ऊष्मा अवशोषण कर रही होती तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? चलें हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पत्तियों की कोशिका में आप लवक कहाँ पाएंगे? अच्छा लवक का इंग्लिश क्या होता है? लवक का इंग्लिश होता है प्लास्टिड्स। क्या होता है? प्लास्टिड्स होता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड पाया जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सोबायोलॉजी, एक्सो का मतलब देखिए होता है बाहर का, बायोलॉजी मतलब अध्ययन। तो एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। किसके साथ संबंध है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो ऑप्शन है एल्युमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजनिक वेपर, हाइड्रोजन सल्फाइड और एल्युमिनियम सल्फाइड। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम कह सकते हैं H2S। क्या कहेंगे? H2S। पीतल H2S की उपस्थिति में रंगहीन हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने आपको बताया है इसका आंसर क्या होगा? सिनेमा इसका आंसर होगा। किसका होगा? जैसे सिनेमा पर्दे पर जो इमेज प्राप्त होता है वो 1/10 सेकंड्स तक रहता है, उसी पे हमारा दृष्टि भी काम करता है। चलें, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो हार्मोन की तरह बिहेव करता है? तो वो कौन सा है आपका? वो है ऑक्सीटॉसिन। क्या है? ऑक्सीटॉसिन। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। देखिए जो आपका वेव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में ऊर्जा तो देती है, ताप को भी ट्रांसफर करेगी, जब 2 हो जाएगा तो माध्यम के कण को भी करेगी, इनमें से सभी। क्लियर हो गया? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो वापस ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। महिलाएं, पुरुष, पादप और जीवाणु। क्वेश्चन पूछ रहा है प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? देखिए अवांछित का मतलब आप जिसको नहीं चाह रहे हो, वैसा अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई मैसेज आता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्पैम। क्या कहते हैं? SPAM, स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक कौन सा है? तो याद रखिएगा ब्रेड बनाने के लिए खमीर चाहिए हम लोगों को, और ऑप्शन में एक ही जगह खमीर है। तो आंसर क्या होगा? मैदा और खमीर। खमीर क्या होता है? जो आपका सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन का मतलब होता है जब आप टेंशन में हो उस समय ये रिलीज होता है आपको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ऐसा कौन सा है आपका? उसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल। किसको कहते हैं? एड्रिनल कहते हैं। अच्छा एड्रिनल हार्मोन को एक और चीज़ से जाना जाता है, इसको कहते हैं लड़ो या उड़ो।
ठीक है, या तो सरेंडर कर जाओ या तो लड़ लो, इसके नाम से भी जाना जाता है। विपरीत परिस्थिति में उचित कदम उठाने के लिए ये जो हार्मोन है ये आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित यानी कि फैलाया जाता है? तो याद रखिएगा, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलीज के द्वारा, है ना। एनाफिलीज मच्छर है, तो ये फीमेल मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अमर बेल क्या है? तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो इसका जवाब देंगे। आंसर ऑप्शंस क्या क्या है? पूर्तिजीवी है, मरुद्भिद है, पूर्ण तना परजीवी है और अपूर्ण परजीवी है। याद रखिएगा, ये पूर्ण तना परजीवी है, मतलब ये क्या है, एक ऐसा परजीवी है जो तना के रूप में है और पूरी तरह से अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं वो किसी और के लिए, किसी और पे डिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 का संबंध डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने, संरचना बिगड़ने, रंग उड़ने और पोषण मूल्य की कमी से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, ये आपका खाद्य परिरक्षण नहीं होगा, संरक्षण भी नहीं होगा, संसाधन नहीं होगा, विकृति होगा। खाने में किसी भी प्रकार की जो बुराई है या नेगेटिव कह लीजिए या खराब होना कह लीजिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? खाद्य विकृति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय रूप की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा आपका स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल, यंग। तो याद रखिएगा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय रूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी? मैक्सवेल ने की थी। अच्छा, अब हम लोग बात कर लें किसके? मैथ्स की। तो पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। आपको कह रहा है फाइनली, देखिए ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में आपको अगर शॉर्ट में बताऊँ तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 5 और ये सैड होकर हो जाएगा x + 463। ठीक है, ये आपका क्या है? इस 50% है, 50% मतलब हो गया 558। ठीक है, ये इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 95 आ जाएगा। कितना आएगा? 95 आएगा। और ये रहा आपका आंसर 95। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीता किसी पुस्तक को 150 में खरीदकर 25% की छूट प्राप्त करती है। देखिए इतना 25% का छूट मिल रहा है, कितना खरीद के? 150 में खरीद के। मतलब ये जो सीपी है ये 75% है एमपी का, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में मिलता है। तो 75% बराबर देखिए 150 है, मतलब दुगना है। तो ओरिजिनली में एमपी क्या होगा? 100 का 200 कर लीजिए, यानी कि 200 कर लीजिए, क्योंकि एमपी होता कितना खुद का? 100%। 75% अगर 150 है तो 100% कितना होगा? 200। क्वेश्चन में कह रहा है क्या? तो उस पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होगा? 200 होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जायसवाल ने एक वस्तु को इतना रुपए में बेचा और उस पर 40% का लाभ कमाया। यानी कि देखिए 100 का सामान था, 40% प्रॉफिट लिया तो आपका आ गया 140 पे, और यही 140 आपका क्या है? 1190। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पे, तो याद रखिएगा जिस पे वो बेच रहा है वही आपका एमपी है ना। यदि वह अंकित मूल्य पे 10% का छूट देता, तो देखिए इस पर अगर 10% का छूट दे मतलब 14 घटा देंगे, है ना। 140 का 10% 14 होगा। 14 अगर सब्सट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 126। क्या आ जाएगा? 126। तो पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अभी भी तो 100 में खरीदा है, 126 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 26% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का? 26% का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सड़क के किनारे 2 मीनार। वापस से देखिए आपको क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन आपको मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में डालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सड़क के किनारे पर 2 मीनार है, मतलब ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे याद रखिएगा ट्रिपलेट का बहुत ज़बरदस्त रोल होगा और स्क्वायर का बहुत यूज़ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, तीनों का आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है, क्वेश्चन बनाना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालना है। चलिए, ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।